स्क्रीन दिख रही है अभी? ये नोट हो गया है? तो अब देखो, हमें ये देखना है कि जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था आपने, जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। और जब आपने कैपेसिटेंस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया ना, तो अब कैपेसिटेंस कितना आया हुआ है? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये कैपेसिटेंस पहले से ज्यादा है या कम है? डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ा? ये बढ़ गया है या कम हो गया है? नहीं, इंक्रीज हो गया है ना। नीचे वाला टर्म देखो, नीचे वाले टर्म में आपने डी माइनस टी किया, मतलब पहले टी सब्ट्रैक्ट किया और फिर ऐड कितना किया है? टी बाई के। तो नीचे वाला टर्म क्या हुआ है? नीचे वाले में आपने सब्ट्रैक्ट कम किया है, जो जो कम किया वो ज्यादा है, और जो जो ज्यादा किया वो कम है। समझो ना, सब्ट्रैक्ट किया वो टी है लेकिन ऐड टी बाई के ही किया है ना। मतलब 10 में मान लो आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया और 2 ऐड कर दिया। समझ लो ना, ये मान लो 10 है, 10 में 5 सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट किया और 2 ऐड कर दिया, तो ओवरऑल वैल्यू ये क्या हो गई है? कम हो गई है ना, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। ओवरऑल पूरी वैल्यू कम हुई, तो अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म कम होगा तो ये पूरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस वो बढ़ जाता है। समझ आया बच्चों? डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से हमें क्या फायदा हो जाएगा? कैपेसिटी हमें और ज्यादा मिल जाएगी ना। जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें मोस्टली डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है बीच में, क्योंकि वो कैपेसिटी को बढ़ा देता है। फिर देखो, अगर आपके पास कैपेसिटर और उसमें आपने 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ऐसे, तो अब यहाँ पे अगर आप कैपेसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस किया तो ऐड कितना होगा? T1/K1। T2 माइनस किया तो ऐड कितना होगा? T2/K2। ऐड होता जाएगा। तो ओवरऑल आप जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ओवरऑल हम लोग ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जनरल फॉर्मूला। अगर n डाइलेक्ट्रिक होते बीच में तो d माइनस T1 प्लस T2 ऐसे करते हुए पूरा Tn तक, और ऐड कितना करेंगे? T1/K1, T2/K2, ऐसे पूरा Tn तक। नोट कर लो इसको।
आज सैटरडे है तो सुबह से ही लाइट जाना स्टार्ट हो गई। अभी तो हो गया अपना राउटर स्टार्ट। हाँ, पावर कट तो फ्लक्चुएट ही हुआ था, आ गया था, बट राउटर कॉमन एरिया का सब बंद हो गया था, बाहर से बंद हो गया था इंटरनेट। तो ये आ गई है। नोट हुआ बच्चों? फिर देखो, अगर हम लोग ऐसा कोई डायलेक्ट्रिक ले जो पूरा पूरा यहाँ बीच में फिट हो जाए, ये दिखा रहा हूँ हल्का सा गैप है, बट वो गैप बहुत ही नेग्लिजिबल है, पूरा फिट हो गया है। तो अब कैपेसिटी कितनी आएगी? यहाँ पे टी की वैल्यू भी इस बार डी है ना, जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो भी डी के बराबर है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? मंकी आ गया। तो अब सी वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी। अब टी कितना है? डी है ना, प्लस डी बाई के। टी बाई के मतलब डी बाई के, तो ये डी डी कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आप देख लो, के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या बोलोगे? बीच का जो भी मीडियम की परमिटिविटी है ना, ये के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? के क्या होता था? रिलेटिव परमिटिविटी ना, मतलब जो भी बीच की मीडियम की परमिटिविटी है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग के बोलते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो समझ आ रहा है? एक तरह से ये जनरल फॉर्मूला है कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी चाहिए तो जो भी बीच में मीडियम है उसका एप्सिलॉन ए बाई डी। जब फ्री स्पेस रहता था तो यहाँ क्या आ जाता था? एप्सिलॉन नॉट आ जाता था, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी याद रखते हैं ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। या ये याद रखो कि के टाइम बढ़ जाएगा जब हम मीडियम डालेंगे, पूरे में मीडियम डालते ही के टाइम्स हमारा पूरी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर सब कुछ? कोई सा याद कर लो, ये तो अब देखो जब मैंने बोल दिया तो अब तुम्हें याद ही रहेगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, वो कब होता है? जब फ्री स्पेस हो, जो मीडियम होगा उसका एप्सिलॉन। ये भी याद ही रहेगा, और ये भी याद रख सकते हो कि फ्री जो के वाला मीडियम डालोगे तो के टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगी। के वाला मीडियम डालने से के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ती है अगर पूरे में डाला है तो। और हमेशा कैपेसिटर मीडियम डालने से, चाहे पूरे में डालो या थोड़े स्पेस में, कैपेसिटी तो बढ़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब हमने
डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो उसके सरफेस पे चार्ज कितना इंड्यूस हुआ था, जब हमने मान लो ऐसे डाला था। टी थिकनेस का मीडियम डाला था, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस डी है, और जब हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया, जब हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया, ये बच्चों दिख रहा है ना, शेयरिंग नहीं हो रखी है। अभी दिख रहा है? और इधर माइनस क्यू चार्ज दिया है, तो यहाँ पर हमें पता है कि निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। तो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कितना है, हमें ये निकालना है ना। और आपको ये पता है कि अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, ई बाई के। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे आती है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बता सकते हैं, इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, ना इंड्यूस चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी ना। अगर मान लो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको हम कुछ स्मॉल क्यू बोलते हैं, इधर प्लस क्यू है और इधर पे माइनस क्यू है, तो इस क्यू के टर्म में इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे, इस इंड्यूस चार्ज के टर्म में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे। अगर हमारे पास एक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक को ही थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, जिसके यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है इंड्यूस वाला, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे, प्लस चार्ज की वजह से जो यहाँ सिग्मा आया है, प्लस वाले सिग्मा की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव वाले सिग्मा की वजह से भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों चार्ज की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब कितना, क्यू बाई ए, और ई को क्या बोलोगे, ई क्या है, कैपिटल क्यू के टर्म में क्यू बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट जाएगा दोनों साइड से, तो हमारा ये इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। अगर कैपिटल क्यू चार्ज हमने प्लेट्स को दिया है तो वहां पे इंड्यूस चार्ज आ जाएगा क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के, जो बाउंड चार्ज था। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो ना, जरूरी नहीं आप इनको याद करो, आप ये ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हो गई है, तो उससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उसको यूज करके क्यू निकाल लो। तो अब थ्योरेटिकल पार्ट हो गया डाइलेक्ट्रिक का, अब इस पे प्रॉब्लम करने हैं, अब ये नोट करो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं।
हो गया नोट? तो अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज हमने एक कैपेसिटर लिया पैरेलल प्लेट और उसके बीच में इधर वाले साइड में K1 वाला मीडियम भर दिया है, इधर वाले में K2, और ये बीच की डिस्टेंस D है, प्लेट एरिया A है। तो आपको बताना है यहाँ पे कैपेसिटी कितनी आएगी। बच्चों फटाफट करो एकदम। ये हाफ हाफ भरा हुआ है ना, ये डिस्टेंस हाफ हाफ है। तो आप यहाँ पे अब क्या कर दोगे? यहाँ पे हमारा क्या है, T1 की वैल्यू D/2 है और T2 की वैल्यू भी D/2 है ना। T1 T2 दिया है, फॉर्मूले में डाल देंगे एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T। T कितना है D/2, T2 भी कितना है D/2 ना, प्लस T1/K1 T2/K2। तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, यहाँ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1/K1 1/K2। है कि नहीं बच्चों? अगर हम इसको रेसिप्रोकल ले लें तो यह आ जाएगा 1/C इक्वल टू D/2 1/K1 1/K2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा D/2 ये देखो बच्चों क्या समझ आ रहा है? अगर मैं केवल इसकी कैपेसिटी लिखूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी लिखूंगा? हाँ, अगर मैं इसको मान लो ये एक कैपेसिटर है C1 और एक C2, तो C1 कितना बोलूंगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में बीच की डिस्टेंस D/2, और C2 कितना बोलूंगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर बीच की डिस्टेंस D/2। प्लेट एरिया तो यही है ना, समझो, ये प्लेट एरिया तो हर जगह ए ही है। यहाँ पे बस इस कैपेसिटर के लिए डिस्टेंस D/2 हो गई है। तो और मीडियम K1 वाला है, तो जो भी K वाला मीडियम इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, D की वैल्यू डाल दी। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? 1/C1 1/C2। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं ना। हम यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि जब हमने बीच में ऐसे मीडियम डाला K1 K2,
तो हम मान लेंगे कि ये एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर का ये वाला प्लेट कॉमन है, मतलब दोनों कनेक्टेड है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि C1 C2 का एक एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है ना, ये वाला। इधर का मीडियम K1 है, इधर का K2 है, तो C1 C2 की वैल्यू लिखो और सीरीज में लेके सॉल्व करो। समझ आया बच्चों सभी को? जल्दी से नोट कर लो, कुछ रह गया है तो फिर अगला करते हैं। देखो अभी हमने डिस्टेंस हाफ हाफ में मीडियम बदला था ना, अब हम लोग एरिया वाइज बदल रहे हैं। आधे वाले ऊपर के एरिया में K1 वाला मीडियम डाल दिया और हाफ नीचे के एरिया में K2 वाला। प्लेट एरिया A है, तो इस बार कैपेसिटी कितनी आएगी? हाँ, अब ये पैरेलल जैसे हो जाएगा ना। यहाँ पे हम एक ऊपर C1 वाला कैपेसिटेंस मान लेंगे और एक नीचे C2। C1 C2 के लिए क्या होगा, ये देखो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर का ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट कनेक्टेड है ऊपर वाले का, तो मतलब इधर का पोटेंशियल सेम है। ये कंडक्टर है, मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, मतलब ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि अगर ऊपर वाला कैपेसिटेंस C1 है, नीचे वाला C2 है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर बन रहे हैं। C1 C2। C1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में A कितना लेंगे इस बार? A की वैल्यू हाफ हो गई है ना, बस बीच की डिस्टेंस इस बार D रहेगी। दोनों ऐड कर लेंगे तो नेट आ जाएगा C की वैल्यू सोचो भावेश, ट्राई करो और बताओ मुझे कैसे करोगे। इसको कुछ +Q चार्ज दो, इसको -Q चार्ज, और फिर इधर से इधर का वोल्टेज डिफरेंस निकालो। तो ये नोट कर लो, फिर ये प्रॉब्लम ट्राई करो।
अब अगला केस देखो, यहाँ पे मैंने 1/4 पार्ट में K2 भरा है, मतलब ये डिस्टेंस D/2 है, प्लेट एरिया A/2 है, और बाकी पार्ट में K1 भरा है, मतलब डिस्टेंस भी डिवाइड किया है, एरिया भी डिवाइड किया है। तो अब इस बार का कैपेसिटेंस कितना आएगा? कैसे किया श्रेयस? K1 वाले को 2 पीस में ब्रेक किया, हाँ। देखो यहाँ पे हम देखो यहाँ पर सोचने के लिए 2 तरीके रहेंगे। मैं पहले ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कोई हो सकता है कि, एक मिनट इसको पेस्ट कर, देखो यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसे सोचे कि एक उसने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो अब वो क्या बोले, ये एक पूरा C1 है, ये पूरा एक C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, ये दोनों पैरेलल में है, और फिर उसका रिजल्ट, और ये पूरा सीरीज में है। समझो बच्चों, ये हमारा हो गया C1, ये C2, ये C3। तो इसको वो अब ऐसे सोच सकता है कि C1 है, और C1 के आगे कोई देखो ऐसे सोच सकता है, या फिर कोई ऐसे भी सोच सकता है, इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं आगे ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूं ये C1 है, ये C2 और ये C3। तो कोई ये भी सोच सकता है कि C2 C3 सीरीज में है, और वो C1 के साथ पैरेलल में है। कुछ चमक रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? आप ऐसे भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन दोनों से आंसर तो सेम आएंगे नहीं। तो इसका मतलब कोई एक ही सोचना सही है और एक गलत है।
समझो बच्चों, दोनों से आंसर सेम नहीं आने वाले हैं, तो इसका मतलब कोई एक ही इनमें से सही है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब देखो, अभी तुम लोगों को भी नहीं पता तुमने किससे सोचा था, कोई एक बना लिया होगा जो दिमाग में आया होगा और कर दिया होगा, और तुम्हें कंफर्म नहीं कि वो सही था या गलत था। कैसे सोचेंगे बच्चों? यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है? सेकंड वाले से किया। सेकंड वाला ही सही है यहाँ पर, फर्स्ट वाला गलत है। फर्स्ट वाला क्यों गलत है बच्चों? आप देखो यहाँ पे एक चीज ये सोचो कि ये देखो, ये तो मेटल है, मेटल के तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम है ना, तो डाइलेक्ट्रिक के क्या हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? क्या यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का? नहीं। अगर आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो K2 वाला मीडियम है तो E/K2 है, और यहाँ पे E/K1 है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस कैपेसिटर के लिए? E/K1 इंटू D/2, और यहाँ आएगा E/K2 इंटू D/2। समझो, तो यहाँ का अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का अलग है, तो ये दोनों पैरेलल में तो नहीं है ना। C2 C3 पैरेलल में नहीं है। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे सोचो, C2 C3 का एक प्लेट कनेक्टेड है, तो ये तो कंफर्म है सीरीज में है, और उसका रिजल्ट जो आएगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का सेम होगा, क्योंकि ये तो मेटल है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का सेम है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का सेम है, मतलब इसका जो रिजल्ट है इसके साथ पैरेलल में है। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये वाला रिजल्ट यहाँ सही है, ये वाला गलत है। अब C2 C3 सबकी वैल्यू लिख देते हैं, बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे। मैं वैल्यू लिख देता हूँ। C1 कितना बोलोगे? अच्छा, अभी बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। C1 देखो यही बोलोगे ना, प्लेट एरिया C1 के लिए A/2 लोगे, डिस्टेंस D लोगे, तो ये C1 की वैल्यू आ जाएगी। C2 के लिए क्या हो जाएगा? K1, C2 मतलब K1 वाला मीडियम है ना, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2 है, बीच की डिस्टेंस भी D/2 है, और C3 के लिए K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन में D/2। अब देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने में देखो, बस आपको एक चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ आ रहा है बच्चों? मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या बता रहा हूँ कि मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये मेटल है ना, यहाँ कंडक्टर कैपेसिटर में क्या होता है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स रखते हो हमेशा, तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको नहीं पता, तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे? मान लो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ पे ई था जब आपने मीडियम नहीं डाला था, तो मीडियम डालने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E/K2, और यहाँ कितना हो जाएगा? E/K1। याद है ना, जो मीडियम वाला के आएगा उतने टाइम कम हो जाएगा ना। यहाँ का बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मीडियम डालने के बाद? E/K2, और यहाँ पे E/K1। ये समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी बात समझ आई? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/K1, यहाँ पे E/K2। तो अगर मैं बोलूँ इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो कितना बोलोगे? ई, यहाँ पे ई अलग है, यहाँ पे ई अलग है। पहले यहाँ समझ लो आयुष, फिर नीचे ध्यान देना, पहले यहाँ अच्छे से समझ लो। यहाँ का ई और यहाँ का ई क्या सेम है? ऐसा कुछ आपने देख रहे हो ना, सेम नहीं है। D/2 सेम है, ई इंटू डी करना है, डी सेम है दोनों जगह, यहाँ और यहाँ, बट ई अलग अलग है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा इनके क्रॉस? अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या आप बोलोगे ये दोनों पैरेलल में है?
ये दोनों क्या पैरेलल में हैं? और देखो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/K2 हो जाएगा, वो थोड़ा सा मैंने गलत बोला हुआ है, बट समझाने के लिए अभी मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे और भी फैक्टर है ना, इधर से इधर तक ये पूरा मीडियम भरा हुआ है, इधर अलग है इधर अलग है, तो थोड़ा इफेक्ट चेंज होते हैं। बट मैं आपको एक जनरल समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, दोनों पैरेलल में नहीं है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ बीच में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ये मेटल है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा या नहीं? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। मेटल के लिए हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में? तो यहाँ का जो होगा वही यहाँ का होगा, यहाँ का जो होगा वही यहाँ का होगा, तो बीच में जो भी हो रहा हो ये तो कंफर्म है कि जो ऊपर वाला ये पूरा कैपेसिटर बनेगा और नीचे वाला जो पूरा बनेगा, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है कि नहीं? ये ऊपर वाला ये जो पूरा बन रहा है और नीचे वाला ये पूरा बन रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, और यहाँ सीरीज के लिए तो कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, दिख रहा है ये दोनों सीरीज में है, तो इनको सीरीज में सॉल्व करो, फिर वो पूरा रिजल्ट इसके साथ पैरेलल में लेके सॉल्व करो। चमक गया बच्चों सबको? मेन क्या कॉन्सेप्ट था कि मेटल के लिए हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो वहां पे आप बोल पाओगे कि कहाँ पे पैरेलल है कहाँ पे नहीं है। इंसुलेटिंग मटेरियल में सेम नहीं रहता ना। ये नोट हो गया है ना? अब आगे तो सॉल्व कर ही लोगे ना। C1 C2 C3 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। ये ध्यान रखना, ये C1 C2 C3 सेकेंड डायग्राम के लिए लिखा है ना, पहले डायग्राम के लिए नहीं लिखा है, वो तो है ही नहीं है ना, उसको सॉल्व ही नहीं करना है तो उसको क्यों ही लिखूं। सेकेंड डायग्राम का सॉल्व करना था तो इसलिए उसकी वैल्यू लिखी है। अब आगे आप कर सकते हो, ये सीरीज है वो आपस में पैरेलल है, तो वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना। जब क्वेश्चन आएगा तो ये K1 K2 में कुछ दिया रहेगा, मान लो ये K है ये 2K है, तो आराम से सॉल्व करते आएगा ना। सिंपल में थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज सिंपल रहेगा। आगे चलूं बच्चों? डायइलेक्ट्रिक पे कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जो V वोल्ट की बैटरी है और इसकी कैपेसिटी सी है। अब ये चार्ज हो रखा है, फिर मैंने इनके बीच में एक पूरे में एक मीडियम डाल दिया जो एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाएगा ना। अगर ये एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाएगा तो हमें बताना है फाइंड पार्ट वन, फाइनल कैपेसिटी, फाइनल चार्ज, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हमें बताना है। और ये जब हम इसको डाल रहे हैं कैपेसिटर को, तो ये बैटरी लगी हुई है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसको हम डाल रहे हैं अब यहाँ पर। तो आपको कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा, एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना हो जाएगा, ये सब निकालना।
कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस अगर पहले का सी दिया है तो के इंटू सी हो जाएगा ना, के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो नई कैपेसिटी यहाँ पे मैं सब ऐसे लिख देता हूँ ना, इनिशियल और फाइनल। अगर पहले की कैपेसिटी सी थी तो नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, के टाइम्स सी। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पे हो सकता है ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा और इसका पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा, तो जो यहाँ डिफरेंस होगा वही यहाँ होगा ना। बच्चों ये बात समझ आ रही है? डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या बैटरी के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा? बैटरी तो क्या होती है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है ना, तो उससे जो भी कनेक्टेड रहेगा उसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चेंज नहीं हो पाएगा। फिर आता है चार्ज। पहले चार्ज कितना था, सीवी, अब कितना हो जाएगा, नया सी इंटू वी, मतलब के टाइम्स इनिशियल चार्ज के हो गया है। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी बोलते थे, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी बोलोगे, हाफ के की वैल्यू के सी है, वी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो मतलब के टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। समझो, चार्ज स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड सब बढ़ गया ना, पोटेंशियल बस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये नोट हो गया है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने एक कैपेसिटर को एक सेल से कनेक्ट किया और चार्ज कर लिया। तो चार्ज करने के बाद हमें पता है कि कितना चार्ज आ चुका है, यहाँ पे आपको चार्ज दे दिया गया है कि यहाँ पे क्यू चार्ज आ चुका है। चार्ज आने के बाद आपने ये स्विच को ओपन कर दिया, मैंने ये स्विच को ओपन कर दिया, यहाँ चार्ज आ चुका है। अब मैं अगर इस स्लैब को बीच में डालूंगा तो ये चार्ज कहीं भाग पाएगा? मैंने स्विच को ओपन करने के बाद अब ये स्लैब डाल रहा हूं, तो अब हमें बताना है कि क्या क्या चीजें चेंजेस हो जाएंगी। क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड and disconnected from cell. Now a dielectric slab is inserted in it. Find part 1. नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नया चार्ज कितना हो जाएगा, नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा और नई एनर्जी कितनी हो जाएगी। करो ट्राई। पहली बार बैटरी लगा के हमने इंसर्ट किया था, इस बार बैटरी हटा के इंसर्ट किया है ना, दोनों में यही डिफरेंस है।
हाँ, इस बार क्या कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। नहीं, इस बार चार्ज भाग नहीं सकता ना, कहाँ भाग के जाएगा, रास्ता ही नहीं है। स्विच ओपन हो गया तो कहाँ निकल के भाग पाएगा, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। कैपेसिटी हमेशा क्या होगी, अगर आप इसको डालोगे तो कैपेसिटी तो हमेशा क्या होती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। नया फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा। अब इस बार पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस बार क्या बैटरी कनेक्टेड है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब चेंज नहीं होता है, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है। इस बार तो वो हट गई है ना। हाँ, तो नया क्यू जो भी क्यू है, क्यू बाई नया सी। क्वेश्चन में यही आपका कॉन्सेप्ट है कि बैटरी कनेक्टेड रहती है तो V कांस्टेंट रहता है, और बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा ना। बाकी तो सब चीजें सिंपल है, वो आराम से आप कर सकते हो। भावेश, बात तो सुन लिया कर भाई, मैंने बोला ना चार्ज करने के बाद, यहाँ लिख भी दिया है, कैपेसिटर इज चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सेल, नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। तो इनिशियल कैपेसिटी आपकी सी थी, फाइनल कैपेसिटी कितनी हो गई है, के टाइम्स बढ़ गई है। इनिशियल चार्ज आपका क्यू था, तो फाइनल चार्ज भी क्या रहेगा, क्यू। चार्ज इस बार चेंज नहीं करेगा। इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, क्यू बाई सी। लेकिन इस बार फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नया क्यू अपॉन में नया सी। मतलब देख लो, इनिशियल का के टाइम्स कम हो गया। एनर्जी स्टोर्ड देखोगे अगर, इस बार चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज के टर्म में एनर्जी सोचो, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और फाइनल कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू के सी। बैटरी हटा के जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज हो जा रहा है और एनर्जी स्टोर कम हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इफ सेल इज कनेक्टेड तो वहां पे क्या कांस्टेंट रहेगा, वी कांस्टेंट। और इफ सेल इज डिसकनेक्टेड तो चार्ज कांस्टेंट। ना, तो आपको क्यू या वी पता रहेगा, सी नया आ चुका है, अब उनको यूज करके आप नया जो भी निकालना है बता सकते हो। समझ आया बच्चों। किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब हम इसको यहाँ पे डालने के लिए जाते हैं तो जैसे ये हल्का सा एंटर करता है, पास आना शुरू होता है, तुरंत इस पे फोर्स लगने लग जाता है। तो वो कितना फोर्स लगा करके ये कैपेसिटर इसको अपनी तरफ खींचता है, वो फोर्स निकालने हम जा रहे हैं। समझो बच्चों, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर लेके जाते हो तो थोड़ा सा अंदर जाते ही ना, अभी थोड़ा सा अंदर आया है, ऐसे है, तो ये कैपेसिटर इसको अंदर पुल करने लग जाता है। तो क्यों पुल करता है वो देखते हैं, और कितने फोर्स से पुल करेगा वो देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बस ये डाइलेक्ट्रिक का लास्ट टॉपिक है, फोर्स ऑन
डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मान लो हमारे पास, हाँ वो लास्ट में करा दूंगा, कलर कोड तो यार कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का है, वो बता दूंगा हर कलर का मतलब, बस आपको समझ, वो तो याद रखने वाला है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ना मान लो आपके पास ये, आपने कोई कैपेसिटर ले रखा है, और यहाँ पर आप कोई स्लैब लेके आ रहे हो, तो अब जब आप इसमें स्लैब लेके आओगे, और ये कैपेसिटर को हमने, दो केसेस होंगे, एक जब बैटरी कनेक्ट करके डाल रहे हो या बैटरी डिसकनेक्ट करके, ना स्लैब को हम दो केसेस में रखते हैं ना, बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अभी पहला केस जब बैटरी कनेक्टेड है, उस केस में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा है, मैं अब इसका बस साइड व्यू, सामने से देखेंगे तो क्या दिख रहा है वो बना देता हूँ ना। हम लोग जब सामने से देख रहे होंगे तो हमारा ये ऐसे कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेट हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं अभी, और बीच में एक स्लैब ला रहे हैं। केस 1 है जब बैटरी इज कनेक्टेड, तो वही बात है ना, पूरा कैपेसिटर भी रख दोगे तो एक ही बात है, उसके बीच में ही क्या मीडियम है वही देखना है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव, ये सेल के देखो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब जैसे ही देखो आप इसको यहाँ पे रखने के लिए आओगे, तो तुरंत इसके पॉजिटिव चार्ज को देख करके इस साइड क्या इंड्यूस होने लग जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस साइड आप देखोगे तो निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लग जाएगा, और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लग जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस निगेटिव चार्ज को ऐसे पुल करेगा, और इधर का निगेटिव इस पॉजिटिव को ऐसे पुल करेगा, तो नेट ये अंदर को ऐसे फोर्स फील करने लग जाता है। समझो बच्चों, जैसे ही आप कैपेसिटर के अंदर इसको लेके आओगे, तुरंत ये चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे ना, ये एकदम क्लोज होंगे, और ये दूर हैं, तो इफेक्ट इनका लोगे और इनका लोगे, तो ये दोनों, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, तो नेट वो अंदर को, मतलब आप थोड़ा सा लाके छोड़ दोगे वो भागेगा अंदर को ना, तेजी से वो अंदर को खींचेगा। तो ये कितने फोर्स से खींचेगा हमें वो निकालना है। समझ आ रहा है बच्चों, हम लोग अब ये फोर्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना। यहाँ पे ये फोर्स कौन लगा रहा है, चार्जेज की वजह से लग रहा है। चार्ज का फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। चार्ज का फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स को निकालने का एक तरीका होता है कि अगर यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उससे भी हमें फोर्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि इसके अंदर आने के बाद कैसे एनर्जी स्टोर्ड है और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई टाइम पर इसके अंदर ये जो डाइलेक्ट्रिक है कुछ एक्स आ चुका है, ये बीच की डिस्टेंस डी है,
और ये मान लेते हैं कि ये कुछ स्क्वायर प्लेट है। तो ये डिस्टेंस कुछ बी, नहीं ये जो प्लेट होगी वो स्क्वायर टाइप है, और जो इसका एरिया है, प्लेट का एरिया वही इसका भी एरिया है ना। अब वो दिखा नहीं रहा हूं ना, ये भी ऐसे अंदर को बी गया हुआ है, ये भी अंदर को ऐसे बी गया हुआ है। तो अब मान लो कोई टाइम पे ये अंदर एक्स आ चुका है, अगर ये कोई टाइम पे अंदर एक्स आ चुका है, तो अब बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, जहां पे अभी फ्री स्पेस है बी माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे क्या मान सकते हो कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, जिसमें एक में मीडियम फ्री स्पेस है और एक में मीडियम के वाला है, इतना एक कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर के लिए ये प्लेट कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, मतलब दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड, पैरेलल में। पैरेलल में ना भाई, एक ये कैपेसिटर बन रहा है और एक ये कैपेसिटर बन रहा है, और इनके प्लेट ये वाले कनेक्टेड है, ये वाले कनेक्टेड है। तो अभी कैपेसिटेंस कितना बोलोगे, या फिर अभी उसको छोड़ के हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर अभी हमारा जो मीडियम है वो कितना अंदर आया है, या छोड़ो ऐसे ही लिख देता हूँ, इधर का मान लो अभी कैपेसिटी C1 है, इधर का C2 है, तो पैरेलल में तो C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू कितनी बोलेंगे, फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट ए कितना होगा, बी इंटू बी माइनस एक्स। समझो ना बच्चों, ये बी माइनस एक्स है और अंदर को बी गया है, तो ये एरिया कितना आएगा इस पार्ट का, बी इंटू बी माइनस एक्स ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बच्चों नहीं समझ आए तो बोल देना, ये नहीं कि सब करने के बाद फिर बोल दो कि सर अब एक बार फिर से सब बताओ, ये नहीं होना चाहिए ना। अभी साथ साथ समझते चलो, कुछ नहीं आया तो पूछ लो। और यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे मीडियम के वाला है, यहाँ पे के वाला मीडियम है, कितने पार्ट में, एक्स पार्ट में, जो बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है ना। कौन सा वाला बोल रहे हो, ये लिखने वाला पार्ट या ये पैरेलल में है, क्या बताने को बोल रहे हो, C1 की वैल्यू बहुत पूछ रहे हो। C1 की वैल्यू, C1 कैसे लिखोगे, ये आपका एक कैपेसिटर बना है, इस कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D, और इस कैपेसिटर के लिए प्लेट एरिया कितना लोगे, ये इतना कैपेसिटर है तो प्लेट एरिया इतने पार्ट का ही लोगे ना, तो इतना पार्ट का एरिया होगा ना, ये पार्ट का एरिया। समझो, तो ये हमारा b माइनस एक्स है और ये b है, तो इतने पार्ट का एरिया ले लिया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी कर दिया। अब C2 के लिए क्या करोगे, C2 के लिए प्लेट एरिया ये होगा ना, और मीडियम के वाला है तो के एप्सिलॉन नॉट ए कितना लोगे, x इंटू बी। समझ आ रहा है बच्चों, ये x और अंदर को b गया है, तो इतने पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये कितना आ जाएगा, आप साइलेंट नॉट बी बाई डी कॉमन कर दोगे तो यहाँ अंदर आ जाएगा बी माइनस एक्स प्लस के एक्स, ये हमारा सी आ चुका है। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितना बोलोगे, जो भी इक्विवेलेंट सी है कोई भी टाइम पे, सी इंटू वी का स्क्वायर, कोई भी टाइम पे अगर एनर्जी स्टोर निकालना है तो सी निकाल लो, वी निकाल लो, हाफ सी वी स्क्वायर लगा दोगे। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है,
u इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और u यहाँ पे किसका फंक्शन है, x का ना। जैसे जैसे ये अंदर आता जाएगा x चेंज होता जाएगा, x चेंज हो रहा होगा तो उस हिसाब से u चेंज हो रहा होगा। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, x डायरेक्शन का हमें फोर्स चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या यहाँ पे v स्क्वायर, v कांस्टेंट है या वेरिएबल है जब बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो v का क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। तो v स्क्वायर बाई 2 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, dc बाई dx। तो अगर हम dc बाई dx की वैल्यू निकाल लें और यहाँ रख दे तो फोर्स आ जाएगा ना। dc बाई dx आप यहाँ से निकाल सकते हो, c पता है आपको, तो dc बाई dx कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट b ओवर d। यहाँ पे कितना आ जाएगा, b का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, kx का केवल k बचेगा, तो k माइनस 1 आया ना। तो ये dc बाई dx की वैल्यू डाल दोगे, तो ये जो फोर्स आ रहा है ये कैसा आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसमें क्या v चेंज हो रहा है, क्या एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, b चेंज हो रहा है, k चेंज हो रहा है, d चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मतलब फोर्स कांस्टेंट है। मतलब जो हम कैपेसिटर के अंदर प्लेट रख, बेबी उधर जाके खेलो, 1 मिनट उधर जाके खेलो। अरे मंकी नहीं आएगा, जाओ। देखो यहाँ पर जब इसको आप रखने जाओगे तो ये इसको एक कांस्टेंट फोर्स से अंदर को खींचता है ना, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। कुछ चमक रहा है बच्चों, अब बच्चों 5 मिनट बचा हुआ है और एक केस बचा हुआ है। लिखने का काम आप बाद में कर लोगे, दूसरा केस भी पढ़ा दूं, सेम ही है एकदम सब कुछ। हाँ भाई 4 मिनट बचा है और 2 मिनट में मैं करा दूंगा। बैटरी डिस्कनेक्ट करके जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेम ही है सब कुछ। यार भावेश यही सही नहीं लगता यार, तेरे को मैंने पहले भी बोला था, जहां ना समझ आए उसी टाइम पूछ लेना, लास्ट में मत बोलना कि ये कैसे हुआ था। C1 कैसे लिखोगे, ये C1 है ना, ये C1 है। तो यहाँ पे देखो मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस है, मीडियम अभी डाइलेक्ट्रिक यहीं तक आया था, ये एयर है। और इस इतने के लिए यहाँ तक स्लैब आ चुका है, तो अब एरिया कितने पार्ट का लोगे, ये पार्ट का एरिया लोगे, बीच की डिस्टेंस तो d रहेगी। तो के कौन सा है, फ्री स्पेस है, के सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू लिखी है ना, ये b माइनस एक्स और अंदर को b गया है ना, देखो ये b माइनस एक्स है। तो अब बच्चों सेकेंड केस और करा देता हूं। सेकेंड केस जब सेल डिसकनेक्टेड, तो इसमें क्या है, हमने कैपेसिटर पहले चार्ज कर लिया है, चार्ज कर लिया तो इस पे कितना चार्ज आ रखा है, प्लस Q इधर और माइनस Q इधर। यार अब ये कंप्लीट कर लें दो, होमवर्क देना है ना, फिर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का होमवर्क दे दूंगा ना। फिर जब हम लोग इस स्लैब को अंदर डालेंगे, पूरा ये अंदर फिट हो जाएगा ना, दोनों का जो अंदर के फ्री स्पेस का साइज है और इसका साइज सेम है, तो पूरा अंदर फिट हो जाएगा।
तो ये b है, अंदर को ये ऐसे b गया हुआ है। अभी ये x अंदर आ चुका है, तो ये कितना बचा है, b माइनस एक्स। तो फिर से आप c तो वैसे ही निकालोगे, c में तो कोई चेंज नहीं आएगा, c1 प्लस c2, c1 c2। c की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली थी वही लिख दोगे आप, साइलेंट नॉट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, फाइनल जो c निकाला था हम लोगों ने, ये वाली वैल्यू। अब साइलेंट नॉट b बाई डी, ना ये c आया था ना, वैसे ही निकाल लोगे। और इस बार जब u लिखोगे तो इस बार कांस्टेंट क्या रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा या q कांस्टेंट रहेगा? बताओ बच्चों, इस बार कांस्टेंट क्या है, v या q, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इस बार हम q के टर्म में एनर्जी लिखेंगे ना, ताकि डिफरेंशिएट करने में q कॉमन हो जाए, q स्क्वायर बाई 2c। और हमें f डायरेक्ट x एक्सिस वाला फोर्स चाहिए, तो x के अलोंग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर q स्क्वायर बाई 2 बाहर जाएगा, यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई सी। 1 बाई सी मतलब c के पावर -1। अब 1 बाई सी के पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू सी के पावर -2 इंटू डी सी बाई डी एक्स। माइनस वगैरह डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि वो अंदर को पुल करेगा ना, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन हम अलग से ही देखेंगे। तो ये हो जाएगा, आप डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दोगे ऊपर से। तो इस बार देखो ये फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई सी को क्या बोलोगे, यहाँ पे क्यू क्या चेंज हो रहा है, क्यू कांस्टेंट है लेकिन सी चेंज हो रहा है, तो क्यू बाई सी कोई भी टाइम पे क्या बताएगा, कोई भी टाइम का, जिस टाइम का सी ले रहे हो उस टाइम का वी बताएगा ना। क्यू बाई सी यहाँ पे क्या बताएगा, कोई भी टाइम का वी, तो वी स्क्वायर बाई 2 डी सी बाई डी एक्स। तो फोर्स का देखो फॉर्मूला वही आया हुआ है जो पिछली बार आया था, बस इस बार वी चेंज हो रहा है, पिछली बार वी चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी देखो यही था ना, वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी सी बाई डी एक्स। अब डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, ये वाली। अब बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर डी सी बाई डी एक्स कितना था, एप्सिलॉन नॉट बी ओवर डी के -1। ना यहाँ पे v क्या है, q बाई सी, सी चेंज हो रहा है, q कांस्टेंट है, तो v भी चेंज हो रहा है, तो मतलब फोर्स भी चेंज हो रहा है इसका। ना इतने पार्ट फोर्स का, इतने पार्ट का फॉर्मूला सेम है। और निकालने का तरीका क्या है, ये आपको एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है बच्चों ना, आपको बस याद क्या रखना है कि आप c लिखोगे और एनर्जी लिखोगे और फिर डिफरेंशिएट करके डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो। ठीक है बच्चों, तो अब ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, नोट कर लेना। होमवर्क दे देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक खत्म हो गया, अब अगली क्लास में आरसी सर्किट पढ़ाना है, लास्ट टॉपिक। इसका अब होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 14 से लेकर के
14, 15, in text exercise 3, इंटेक एक्सरसाइज 3 कंप्लीट ना, और एक्सरसाइज 1 में फिफ्टी 51 से लेकर के 67 तक। बच्चों मेटल का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है? कहीं कहीं क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह मेटल का स्लैब डाल देंगे, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट ना। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ध्यान रखना, इनफाइनाइट होता है। ठीक है बच्चों, अब क्लोज कर रहा हूं और नोट्स अभी डाल देता हूं, उससे नोट करना। हाँ जाता हूँ श्रेयस। ये लिखा है एक्सरसाइज 1। अरे कहाँ लिखा था, होमवर्क कहाँ लिखा था? अरे होमवर्क कहाँ गया? हाँ इधर है, 67 तक, 67। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। बाय बच्चों।